नमस्कार साथियों, विक्ट्री फाउंडेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आरएस 2018 के रिजल्ट्स में 56वीं रैंक हासिल करने वाले युवा पृथ्वीराज परमार आज हमारे साथ में हैं। विक्ट्री फाउंडेशन की टीम और उसके परिवार की तरफ से पृथ्वीराज का बहुत बहुत अभिनंदन। उन्होंने एक 56वीं रैंक हासिल करके और जो डीवाईएसपी बन रहे हैं उसके लिए बहुत शुभकामनाएं। हम आज इन्होंने जो अनुभव अपनी मेहनत के दौरान हासिल किए हैं, मेंस की तैयारी कैसे करें, इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, और इनके साथ साथ में जो लंबा 2-2.5 साल का प्रोसीजर है उस दौरान अपना विश्वास, अपना धैर्य और उस जंग को लड़ने का जो जज्बा है उसको बनाए रखने के लिए किस तरीके से अपने आप को ढालें, इसके बारे में बात करेंगे। पृथ्वी। थैंक यू सो मच सर। सर ने मेंस के बारे में क्वेश्चंस पूछे। तो मेंस जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इस एग्ज़ाम का, क्योंकि मेंस के मार्क्स जो होते हैं वो फाइनल मेरिट हमारी डिसाइड करते हैं। तो मेंस में जो हमारे 4 पेपर होते हैं और 200 मार्क के होते हैं, तो उन चारों का तैयारी करना जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। और अगेन तैयारी के लिए जो है वो आरपीएससी के द्वारा सिलेबस जारी किया जाता है, और सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो हमें हर सब्जेक्ट को ईच एंड इक्वल वेटेज देना होता है। और मेरा जो आरपीएससी के द्वारा मार्क्स रिलीज़ किए गए हैं, तो उसमें जो 4th पेपर है उसमें काफ़ी अच्छे मार्क्स मैंने प्राप्त किए हैं। तो उसका यही कारण था कि मैंने जो है वो लगातार उसकी प्रैक्टिस की थी। और 4th पेपर जो होता है लैंग्वेज का होता है और काफ़ी स्टैटिक होता है। तो उसमें जो हिंदी और इंग्लिश का पोर्शन होता है ग्रामर का, तो उसमें यदि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सीधा सीधा एक शब्द में या एक वाक्य में उसका आंसर लिखना होता है। तो यदि वो अगर सही है तो उसमें पूरे मार्क्स मिलने के बहुत अच्छे चांसेस होते हैं। और यदि ग्रामर में किसी कैंडिडेट ने अच्छे स्कोर किया है तो उससे पीछे जो डिस्क्रिप्टिव वाला पोर्शन होता है उसमें भी अच्छे मार्क्स मिलने की पूरी संभावना रहती है। तो मैं यही कहूँगा कि मेंस में जो भी अच्छी रैंक लाने वाले अभ्यर्थी हैं उनका मैंने भी ये नोटिस किया है कि उनका जो 4th पेपर है उसमें काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं। पहले 3 पेपर में भी अच्छी मेहनत करनी चाहिए, लेकिन 4th पेपर में जो है वो बजाय 1st, 2nd, 3rd पेपर के स्कोर करना थोड़ा सा आसान है। तो हमें 4th पेपर पे जो है वो बहुत अच्छी तरीके से कमांड होनी चाहिए, अच्छी तरीके से पकड़ होनी चाहिए। साथ में अच्छी रैंक लाने के लिए तो ऑब्वियसली हमें सारे पेपर में ही अबव एवरेज मार्क्स हासिल करने ही होंगे, लेकिन 4th पेपर में अच्छा करने से हम एक अच्छी छलांग लगा सकते हैं। और मेंस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है टेस्ट सीरीज़ लिखना। सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे चैलेंजिंग टास्क होता है। जो 4 पेपर होते हैं हमारे 3-3 घंटे के, तो हमें 2 दिन में 12 घंटे लिखना होता है। पहले दिन 3-3 पेपर होते हैं और दूसरे दिन 3-3 पेपर होते हैं। तो सबसे जो चैलेंजिंग वहाँ पे हमें लगता है कि जब हम चौथा पेपर लिख रहे होते हैं तो हम पहले 9-10 घंटे लिख चुके होते हैं, और आखिरी के जो 1-2 घंटे होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा ड्रेन हो जाते हैं और हमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस होती है अगर हमने उसकी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की होती है। मैं ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स को जानता हूँ जिनका कंटेंट, जिनका नॉलेज लेवल मेरे से काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा उनको नॉलेज है, लेकिन उनकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी नहीं थी। उनका जो लिखने का 2 दिन में 12 घंटे लिखने का इतनी अच्छी प्रैक्टिस नहीं थी, तो वो वहाँ पे अपने नॉलेज को कन्वर्ट नहीं कर सके, अपने जो नॉलेज को एक्सप्रेस नहीं कर पाए उतनी अच्छी तरीके से। तो क्योंकि वहाँ पर अल्टीमेटली हमारा कॉपी जो है वो वहाँ जाती है और उसी वही चेक होकर के हमारे मार्क्स मिलते हैं। हम वहाँ फिजिकली तो प्रेजेंट होते नहीं है कि मैं आंसर बोल के बता दूंगा और वो हमें मार्क्स दे देंगे। तो जो एग्ज़ाम का नेचर है उसके अकॉर्डिंग हमें खुद को ढालना होगा, और इसके लिए राइटिंग प्रैक्टिस करनी होगी। और राइटिंग प्रैक्टिस करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम जब तैयारी करते हैं तो कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं या कोई भी कंटेंट पढ़ते हैं, तो जैसे हमने कुछ एक पर्टिकुलर दिन का डिसाइड कर लिया कि हमने इतना पोर्शन पढ़ लिया, तो वो पोर्शन पढ़ने के बाद में खुद से हमें एनालाइज करना चाहिए कि इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, और पढ़ने के बाद में उसे लिखने की प्रैक्टिस करनी चाहिए।
एक बार पढ़ लिया हमें, तो हमें आइडिया हो गया कि ये सिलेबस के टॉपिक है, और फिर उसे आराम से लिखने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। और धीरे 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 जब सब्जेक्ट कंप्लीट होते जाते हैं, तो कोई अच्छी सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेनी चाहिए, और टेस्ट सीरीज में जाकर के वो जो एनवायरनमेंट मिलता है वो वहाँ रियल एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होता है। और सर, जो तीसरा स्टेज होता है इंटरव्यू का, तो जब मेंस क्लियर हो जाता है तो हम में बहुत सारी गलतफहमियां हो जाती है कि हाँ अब तो मैं बन गया, जबकि 2000 लोग या उससे भी ज़्यादा लोगों का इंटरव्यू कॉल होता है, और सब अपने आप को जो है वो टॉप रैंकर समझते हैं। तो मेरा इंटरव्यू के दौरान ही विक्ट्री फाउंडेशन से और प्रवीण सर से जुड़ा हुआ, और जो मैंने पहला मॉक इंटरव्यू दिया था प्रवीण सर को, मुझे याद है उसमें मुझे जो है वो इन सर ने रियलिटी का आभास कराया था कि अभी बहुत ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत है। और अच्छी बात ये थी कि मुझे टाइम भी बहुत मिल गया था इंटरव्यू के दौरान, तो मैंने उन एरियाज़ पे बहुत फोकस कर लिया था। तो विक्ट्री फाउंडेशन को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो मॉक इंटरव्यू कंडक्ट कराए गए थे, तो उसमें एक होलिस्टिक मॉक इंटरव्यू कैसा होता है वैसी फीलिंग मुझे सर आपके साथ में जो है वो प्राप्त हुई थी। और जो भी मॉक इंटरव्यूज़ में फैकल्टीज़ आई थी, या वो ऑलरेडी अच्छी अच्छी पोजीशंस पे थे, और जो क्वेश्चंस होते हैं सिचुएशनल, वो उन्होंने रियल लाइफ में फेस किए होते हैं, तो उनका जो फीडबैक होता है या उनका जो गाइडेंस होता है वो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और बैकग्राउंड से जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो उसका जो है वो पूरा लिस्ट बना के दिया। मुझे याद है कि सर मॉक इंटरव्यू के बाद में आपने जो जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो पूरी लिस्ट बना करके हमें दी थी कि ये क्वेश्चंस हैं और इन क्वेश्चंस का जवाब हम नहीं दे पाए थे, तो वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा। और वहाँ से मुझे जो है वो तैयारी का डायरेक्शन मिला कि मुझे इन एरियाज़ में इम्प्रूव करना है। और इसी वजह से मुझे इंटरव्यू में भी अच्छे अंक प्राप्त हुए, और ओवरऑल जो फाइनल रिजल्ट है वो भी मेरा अच्छा आया। तो मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा इसके लिए। थैंक यू पृथ्वी। अच्छा पृथ्वी, ये बताएं, दो इश्यूज अभी भी छूट गए हैं कि भाई एक तो इस समय में अपने आप को किस तरीके से मजबूत रखें, क्योंकि बड़े अप डाउन्स आते हैं। कभी तो जोश इतना रहता है कि हम हिमालय को लांग जाएंगे, और कभी यूं लगता है कि हिंद महासागर में डुबकी लगा लें। नहीं, ऐसा नहीं लगता कभी कभी? तो इस मोमेंटम को, इस जोश को, भाई कॉन्फिडेंस बना रही हमारा, हम हर दिन तैयारी करते रहे, और जब तक रिजल्ट नहीं आता, जब तक आपका इंटरव्यू नहीं हो जाता, तब तक हम वो जुनून रखें। उसके लिए आदमी को क्या करना चाहिए? अपनी कुछ हॉबीज कुछ डेवलप करनी चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में भी एक हॉबीज बड़ा एस्पेक्ट है। या और अपने आप को कुछ तरीके से क्रिएटिव रखें, उसके बारे में आपको क्या अनुभव, जो भी आपको लगता है, जो भी आपने खुद ने महसूस किया है। बिल्कुल सर, सर ने बहुत अच्छा एस्पेक्ट हाईलाइट किया है कि ये जो प्रिपरेशन है वो थोड़ी लंबी चलती है। तो सर ने जो शब्द यूज़ किए कि कभी कभी तो हमारा जोश इतना होता है कि हम हिमालय को पार कर जाएंगे, और कभी कभी इतना डीमोटिवेट हो जाएंगे कि हम किस गर्त में जा रहे हैं इसका भी हमें एहसास नहीं होता है। तो ये प्रिपरेशन लंबी चलती है, तो इस वजह से जो हमारा जो डेली का रूटीन है और डेली का टारगेट है वो हमें फिक्स करना चाहिए। सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए कि 3 मंथ्स की स्ट्रेटेजी होगी मेरी, 2 मंथ्स की, 1 मंथ में मुझे इतना अचीव करना है, 15 दिन में, 7 दिन में, और डेली का हमारा जो है वो टारगेट होना चाहिए। तो उससे हमारा मोटिवेशन काफ़ी हद तक बना रहता है। और मैं ये बात हाईलाइट करना चाहूँगा कि मोटिवेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है डिसिप्लिन, अनुशासन। यदि आप जीवन में अनुशासित हैं तो मोटिवेशन तो आता जाता रहता है कि कभी बहुत ज़्यादा हाई होगा और कभी बहुत ज़्यादा कम होगा। तो मोटिवेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंस अनुशासन को देनी चाहिए, डेली रूटीन और डेली शेड्यूल को देनी चाहिए। तो जिस दिन मोटिवेशन हाई है अच्छी बात है, और जिस दिन कम है तो उस दिन किसी से गाइडेंस ले लीजिए, किसी जो मोटिवेट कर सकते हैं हमें, जिन्हें देख करके हमें प्रेरणा मिलती है। जैसे कि जो 2016 के टॉपर्स हैं, तो मैं उन्हें देख करके बहुत प्रेरित होता था, और मुझे लगता था कि मुझे भी इनके जैसा बनना है। तो फिर से मुझे जो है वो वैसी प्रेरणा मिलती थी कि हाँ, इन्होंने किया है तो मैं भी कर सकता हूँ, इन्होंने ये अचीवमेंट हासिल की है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो ये डेली रूटीन जो है वो होना चाहिए। और उसके साथ साथ में जो है वो एक लाइफ जो है वो बैलेंस होनी चाहिए। ये एग्ज़ाम जो है वो 6 महीने का नहीं है या 3 महीने का नहीं है। अगर 3 महीने का एग्ज़ाम होता तो मैं बोलता कि सब कुछ बंद कर दीजिए, अपने आप को कमरे में लॉक कर दीजिए और सब कॉन्टैक्ट ख़त्म कर दीजिए और पूरे 24 घंटे पढ़िए। लेकिन ये एग्ज़ाम, जैसा कि आपको पता है कि नोटिफिकेशन 2018 में आया था और फाइनल रिजल्ट 2021 में आया है।
तो ये एग्ज़ाम जो है वो थोड़ा लंबा चलता है। तो जैसा कि सर ने एम्फेसिस किया कि हॉबीज़ पे हमें ध्यान देना चाहिए, और इंटरव्यू में तो स्पेसिफिकली हॉबी के लिए कॉलम होता है, हॉबी वहाँ पे पूछी जाती है। तो अगर हम शुरू से ही किसी ऐसे एस्पेक्ट पे ध्यान दे रहे हैं तो इंटरव्यू के स्टेज पर हमें हॉबी फैब्रिकेट नहीं करनी पड़ेगी। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो कि बाद में जाकर के कि मैं हॉबी क्या लूँ, बहुत परेशान रहते हैं और हॉबी फैब्रिकेट करने की कोशिश करते हैं। तो वो वहाँ पे, क्योंकि इंटरव्यू के पैनल के लोग और सर और जो बैठते हैं वो बहुत इतने अनुभवी हैं कि वो पहली नज़र में ही पकड़ लेते हैं कि ये हॉबी फैब्रिकेटेड है या वास्तव में उसको ये करना पसंद है। तो ऐसा एक बैलेंस लाइफ रूटीन होना चाहिए, थोड़ा अपने लिए भी, खुद के लिए भी टाइम निकालना चाहिए, और ऐसा कुछ क्रिएटिव होना चाहिए। जैसा कि मुझे मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यास और कहानियाँ पढ़ना बहुत पसंद है, और पढ़ने की बुक्स ही ओवरऑल मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ना पसंद है। तो उसमें मेरी हॉबी, मैंने ये ऑप्ट की थी इंटरव्यू के लिए, और मैं शुरू से पढ़ता आ रहा था, तो मुझे बहुत ज़्यादा तैयार करने में या उस एस्पेक्ट में मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई। तो इसलिए हॉबी होनी चाहिए कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी या इस तरीके का कुछ हल्का फुल्का व्यायाम या इस तरीके का होना चाहिए। तैयारी के दौरान मैं अपना अनुभव बताता हूँ कि लंबे समय तक बैठकर पढ़ने के कारण मेरे बैक में पेन होने लग गया था। तब मुझे एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंस पता चली। जब लोग बोलते थे कि एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो मैं समझता था कि ठीक है, कर लूँगा। लेकिन जब मैंने खुद ने फिजिकली ये फील किया तो मुझे लगा कि मेडिटेशन का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है और एक्सरसाइज का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है। और जो 15-20 मिनट आधा घंटा देते हैं उससे पूरा दिन जो है वो बहुत अच्छा रहता है, बहुत अच्छा जाता है। तो एक बैलेंस लाइफ रूटीन के लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि ये होना ही चाहिए, बिल्कुल। थैंक यू पृथ्वी, आपने अपने अनुभव शेयर किए। मेंस के कैसे तैयार करें, इंटरव्यू को कैसे तैयार करें, और अपने आप को जो 2.5-3 साल का जो भी समय है प्रोसीजर में लगता है आरएस के, उस दौरान अपने आप को मजबूत और हौसला कैसे बनाए रखें, उसके लिए आपने अनुभव शेयर के लिए आपका बहुत बहुत आभार। हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि आप जिंदगी में सफल रहें और एक सफल डीओएसपी बने, लोगों का भला करें। समाज का जो कमज़ोर तबका है, जो समाज की परिधि पर बैठा हुआ है, जिसके पास में संसाधनों तक पहुंच की क्षमताएं नहीं, उनका ख्याल रखें, उनको हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। विक्ट्री फाउंडेशन की तरफ से आपको जीवन में सफल होने के लिए, उत्तम स्वास्थ्य के लिए और लोगों को मोटिवेट करते रहने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।